तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है बाबू। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज इस वीडियो में होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाका, क्योंकि आज आप लोग के लिए लाया हूं हिंदी का मोस्ट वीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में करेंगे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से बाबू आप लोग को बुक से रहेगा 60 ऑब्जेक्टिव और आप लोग को हिंदी व्याकरण से रहेगा 40 ऑब्जेक्टिव। टोटल 100 प्रश्न करवाऊंगा। जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल का सारे प्रश्न और उसी प्रकार सारा प्रश्न करवाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए, ठीक है, क्योंकि बाबू आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए और याद करते चलिए और बोर्ड परीक्षा में एकदम तहलका मचा दीजिए। ठीक है, यही समय है पढ़ने का बाबू। ठीक है, अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का। शुरू करने से पहले बाबू मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग को जीवन में मोटिवेट होना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं वह सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसी के कारण रिजल्ट भी खराब आता है। ठीक है, तो मोटिवेट होना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समय रहते पढ़ाई कर लो। क्या कर रहा है, समय रहते पढ़ाई कर लो दोस्त, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता है। क्या कर रहा है कि समय रहते हुए आप लोग पढ़ाई कर लो, क्योंकि बाबू टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त फिर बाद में लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, जो समय अभी बीत जाएगा वो बाद में लौट कर नहीं आएगा। आप लोग के पास कम समय रहेगा, उसी में आप लोग सोचेगा कि इतना पढ़े और अभी से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं और बाद में सोचेगा कि आप लोग एकदम 3 महीना में आप लोग एकदम पूरा पढ़ लें। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कम ही पढ़िए लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। ठीक है, अपना शेड्यूल बना लीजिए पढ़ाई का, कितना घंटा रोज पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग टाइम टेबल बना के अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाइए बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं सेशन को स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है और आप लोग से अनुरोध है, आप लोग वीडियो चालू करने से पहले आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग को 60 रहेगा बुक से और आप लोग का 40 प्रश्न रहेंगे हिंदी व्याकरण से। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, पेन और पेपर को ले लीजिए और सारे प्रश्न को करते चलिए और देखिए कि आप लोग कितने सही कर पाते हैं। यहीं से पता चलेगा कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं वह किस काल के रचनाकार हैं बाबू, ये पहला चैप्टर का दिया गया पहला प्रश्न। तो याद रखेगा, ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा, क्योंकि हम लोग को कम समय में 100 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं बाबू, तो वह भारतेंदु युग के हैं। किस युग के, भारतेंदु युग के बाबू ये रचनाकार हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देखना नहीं भूलिएगा और सारे प्रश्न को करते चलिए भी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, बताइए क्या करा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानियां हैं वह कितनी कहानियां हैं, वह कितनी कहानियां लिखे थे। याद रखिएगा कितनी कहानियां, तो वह 3 कहानियां लिखे थे बाबू। कितनी कहानियां लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, 3 कहानियां। याद रखेगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में सारे प्रश्न करवाऊंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे प्रश्न करवाऊंगा, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक। जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए। क्या करा है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, बताइए। ये सारे बच्चों को पता होगा, लेखक और चैप्टर को आप लोग याद रखेगा, क्योंकि वो 4 से 5 प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में लेखक और चैप्टर से देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, याद रखेगा, ये सारे बच्चों को पता होगा। क्या है बाबू, संपूर्ण क्रांति। क्या है, संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए क्या करा है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। जो रामचरितमानस लिखे हैं वह कौन लिखे हैं, इनके लेखक कौन है, ये प्रश्न करा है। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो याद रखिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, याद रखिएगा कौन है, तुलसीदास जी हैं। कौन है बाबू, तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। क्या करा है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। क्या करा है प्रश्न, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, ये प्रश्न कर रहा है। आप लोग जल्दी से बताइए। और आप लोग के पास अब समय नहीं है बाबू बोर्ड परीक्षा का, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए बाबू, कि बोर्ड परीक्षा में रंग आए। ठीक है, अच्छे मार्क्स आए। तो याद रखिएगा
क्या कह रहा है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो याद रखेगा बाबू, जायसी की। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्ररेखा बाबू, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। क्या करा है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? यहाँ पे देखिए गाड़ी लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, तो याद रखिएगा। क्या करा है प्रश्न कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? आप लोग पढ़े होंगे सिपाही की माँ कहानी, तो उसमें आप लोग को पता होगा, आप लोग को बताया गया होगा कहानी में कि मुन्नी जो है वह डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो याद रखिएगा प्रश्न बाबू, चिट्ठी लेने के लिए। किसके लिए? चिट्ठी के लिए जाती है बाबू मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे। तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए बाबू, और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो पूछे गए प्रश्न को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है बाबू, बिहार बोर्ड, ये बार बार पूछे गए प्रश्न को भी रिपीट करता है, तो याद रखिएगा, आप लोग को वहां नजर आएगा। क्या करा है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? बताइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इनमें कौन कवि जो है वह छायावादी हैं? वो आप लोग बोर्ड परीक्षा में ना सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग अपना अपना आंसर। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी कवि हैं बाबू? छायावादी कवि कौन है बाबू? ये भी बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो वह है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी कवि। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को यहाँ पे देखिए, क्या करा है कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? ये प्रश्न कह रहा है, ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है। कह रहा है कि तुलसीदास का जो अस्थायी निवास था ना बाबू, वह कहाँ था? ये प्रश्न कह रहा है। आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझकर सारे प्रश्न को करते चलिए और याद करते चलिए बाबू, ज्यादा ये महत्व है, याद करते चलिए सारे प्रश्न को, ठीक है। यहाँ से आप लोग को ना बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है और उसी लेवल का प्रश्न है। तो तुलसीदास का स्थायी निवास जो है वह कहाँ है? तो वह काशी में है। कहाँ बाबू तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान? तो वह काशी में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है, कवियों के कवि जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कर रहा है, बताइए जल्दी से। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? याद रखेगा, वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किन्हें? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। यह प्रश्न को याद रखेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा यहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? यहाँ पे कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की है बाबू? बोले ना कि लेखक का चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग को भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारे प्रश्न मैं आप लोग को करवाऊंगा जिस लेवल से प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। और ग्रामर का आप लोग का 40 प्रश्न करवाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? यहाँ पे कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू, कौन सी रचना? बातचीत। बातचीत जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अगला प्रश्न को, क्या करा है, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? बताइए, रोज कहानी जो है उनका जो रचनाकार है, जो उनका लेखक है, वह कौन है? ये प्रश्न करा है, जल्दी से बताइए, सारे बच्चों को पता होगा बाबू, ठीक है। नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को लेखक और चैप्टर नहीं पता है, मैं आप लोग को ट्रिक से वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या करा है, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो आप सभी को पता होगा कौन है बाबू, अगेय जी हैं। कौन है? अगेय जी हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइए तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वह कौन थे? ये प्रश्न करा है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बाबू तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? याद रखेगा, नरहरिदास हैं। कौन है बाबू? नरहरिदास जी हैं तुलसीदास के दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु नहीं बाबू, दीक्षा गुरु, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। लीजिए अगला प्रश्न, क्या करा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? बताइए, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। आप लोग को ना यहाँ से बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न वहां नजर आएगा, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ प्रश्न, यहाँ से आप लोग को जरूर प्रश्न वहां बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? याद रखेगा, सूरदास की।
किनकी बाबू? सूर्यदास की। और आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो सारे प्रश्न आप लोग को याद होगा, क्योंकि सारे प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न है बाबू, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो याद रखेगा, साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूर्यदास की रचना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला प्रश्न, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बताइए आप लोग, कीजिए आप लोग सारे प्रश्न को बताइए जल्दी से। बोधा सिंह के पिता का नाम जो था वह क्या था? ये प्रश्न कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? और ये कहानी बहुत ही मस्त लगता है सुनने में, अगर आप लोग सुने होंगे तब, ठीक है, पढ़े होंगे तब आप लोग को पता होगा। तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था बाबू? तो हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह नाम था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या करा बाबू, कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? क्या करा है कि यहाँ पे दलित आत्मकथा जो शीर्षक पाठ है वह कौन है? यहाँ पे चैप्टर, कौन सा चैप्टर दलित आत्मकथा है बाबू? तो याद रखिएगा, कौन सा चैप्टर बाबू? जूठन। कौन सा? जूठन जो है वह दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या अगला प्रश्न को क्या करा यहाँ पे अगला प्रश्न, कि रामपुरवा कहाँ है? क्या करा प्रश्न बाबू, कि रामपुरवा जो है वह कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, रामपुरवा कहाँ है? तो है भितिहरवा के पास। कहाँ बाबू? भितिहरवा के पास है रामपुरवा। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। क्या करा यहाँ पे, कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है? क्या करा प्रश्न, कि पुत्र वियोग से बाबू माँ का जो जीवन है वह कैसा हो जाता है? वियोग मतलब मृत्यु बाबू, ठीक है, बिछड़ने के बाद, ठीक है, कैसा हो जाता है? ये प्रश्न कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू आप लोग के यहाँ पे इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग को इसी प्रकार से सारे विषय का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूंगा बाबू, कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सारे प्रश्न करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारे सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ पे करवा दूंगा, कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना आए, आप लोग एकदम अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो बाबू वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, और कमेंट सेक्शन में भी अपना राय बताना भी नहीं भूलेगा। क्या करें यहाँ पे प्रश्न, कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है? सभी को पता होगा, सुना सुना। कैसा बाबू? सुना सुना। सारे ऑप्शन को पढ़ के अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। तो कैसा हो जाता है? सुना सुना हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को क्या करा है, कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? बताइए, गंडक नदी की जो चर्चा की गई है वह किस पाठ में की गई है? ये प्रश्न कर रहा है। चलिए बताइए जल्दी से, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा। गंडक नदी की जो चर्चा की गई है ना, वह किस पाठ में की गई है? वह है ओ सादा नीरा। कौन पाठ बाबू? ओ सादा नीरा में गंडक नदी की चर्चा की गई है, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न पे क्या करा है यहाँ पे, कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? क्या करा है प्रश्न, कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न करा है। बताइए, सारे लेवल का प्रश्न है बाबू, आप लोग को जिस तरह से बोर्ड परीक्षा पूछता है उसी प्रकार से प्रश्न भी है यहाँ पे। तो याद रखेगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? आप लोग सभी को पता होगा बाबू, गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या नाम है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ये मुक्ति बोध का पूरा नाम है, और ये प्रश्न करवा रहा हूं, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बाबू, इस वीडियो में ना सारे प्रश्न बुक का निचोड़ है, ठीक है। बुक का आप लोग का 60 प्रश्न जो है वह पूरा निचोड़ है बाबू, पूरा गेसिंग किया गया प्रश्न है, ठीक है। जिस लेवल से प्रश्न आ रहा है और कौन कौन चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है, वो सारे प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है। और आप लोग को ग्रामर भी करवाऊंगा। बताइए, निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? बताइए, आप लोग सारे चैप्टर को अगर पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। तो बताइए आप लोग जल्दी से, निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? तो गैगरिन जो है ना बाबू, एक बीमारी है, ये भी याद रखेगा। क्या है? बीमारी है। तो गैगरिन का जो उल्लेख किया गया है वह किस चैप्टर में किया गया है? तो याद रखेगा, रोज। किस चैप्टर में बाबू? रोज जो है, इसमें किया गया है गैगरिन का उल्लेख। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न को क्या करा, कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? करा कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? हार जीत जो कविता है बाबू, वह किनकी है? ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिएगा, सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू। आज देख लेता हूँ आप लोग का हिंदी में कितना बढ़िया तैयारी है, ठीक है। आज यहाँ पे पता चल जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे
बाबू 100 प्रश्न में 80 प्लस कर पाता है, ठीक है। 80 प्लस स्कोर होना बहुत जरूरी है, तब आप लोग को यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो हार जीत जो कविता है वह किनकी है बाबू? तो अशोक वाजपेयी की। किनकी? अशोक वाजपेयी की हार जीत शीर्षक कविता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। डिस्क्रिप्शन में बाबू टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सब्जेक्टिव का। तो आप लोग को वहां पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि आप लोग को पता है बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। अगर आ जाएगा तो वहां पे मैं डाल दूंगा, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। लेखक को बाबू स्कूल में झाड़ू लगाते हुए जो देखे थे वह कौन देखे थे? ये प्रश्न करा है, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आप लोग जूठन कहानी पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा। तो बाबू लेखक को बाबू झाड़ू लगाते हुए स्कूल में कौन देखे थे? तो वह पिताजी देखे थे। कौन? पिताजी देखे थे, याद रखेगा। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने क्या करा कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? यहाँ पे जो महाकाव्य है बाबू वह तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न मैं आप लोग को करवाया हूँ पीछे, जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे पढ़कर सारे प्रश्न को कीजिए, ठीक है। और गलत स्कोर कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। आप लोग गलत स्कोर कोई भी नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना आप लोग का सही होता है बाबू, 50 ही सही होता है, लेकिन आप लोग सही स्कोर बताइए, ठीक है, कि मेरा इतना सही हुआ है 100 प्रश्न में, ठीक है। गलत स्कोर नहीं बताइएगा। क्या करें कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? याद रखेगा बाबू, महाकाव्य जो सबसे है सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास जी का, वह है बाबू रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस, याद रखेगा। महाकाव्य जो है वह महाभारत और रामचरितमानस, यही दोनों एक महाकाव्य है बाबू, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न करा कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बताइए, बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है, किस कहानी की पात्रा है बाबू? बताइए। आप लोग सारे पढ़े होंगे चैप्टर, तो आप लोग को दिक्कत या समस्या नहीं आ रहा होगा। तो बाबू बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है? याद रखेगा, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो कहानी है ना, उसमें बिस्नी का उल्लेख किया गया बाबू। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बाबू 25 नंबर प्रश्न, और ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोग को, हर वीडियो में बाबू मैं एक प्रश्न देता हूँ जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है, और उस सारे बच्चे का मैं कमेंट पढ़ता हूँ किन किन बच्चे का सही आंसर आया है और सही स्कोर आया है, ठीक है। तो आप लोग ये प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या करा है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? आप लोग पढ़े होंगे बाबू, उसने कहा था चैप्टर, उसमें बताया गया होगा, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मस्त चैप्टर है बाबू। आप लोग कहानी उसका सुनिएगा। क्या करा है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग जो है ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर ना कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का पता है। एक प्रश्न आप लोग के लिए, तो आप लोग करना नहीं भूलेगा बाबू, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर बताना नहीं भूलेगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग को पता है तो। और हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, आप लोग को जल्दी से कीजिए। क्या करा? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वह कैसे हुआ था, यह प्रश्न करा है। तो याद रखेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था ना बाबू, वह कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। कैसे हुआ था बाबू? कार दुर्घटना में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पे देख लीजिए अगला प्रश्न को। क्या करा कि नावादास किस कवि के समकालीन थे? क्या करा कि नावादास जो है वह किस कवि के समकालीन थे? यह प्रश्न करा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए जल्दी से कीजिए। तो नावादास किस कवि के समकालीन थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न, बीबीआई प्रश्न और गेसिंग किया गया प्रश्न करवाता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं आए, अच्छे मार्क्स ला सके बोर्ड परीक्षा में। तो एक लाइक बनता है बाबू, ठीक है। एक लाइक करना नहीं भूलेगा। और आप लोग को बाबू अभी समय है, ठीक है। अब भी अगर आप लोग समय को बर्बाद कीजिएगा तो आप लोग को समय फिर बाद में बर्बाद कर देगा। इसीलिए आप लोग समय को बाबू अच्छे तरीके से यूज कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना आए, ठीक है। आप लोग को मोटिवेशनल चाहिए तो मैं आप लोग के लिए भी उसका बंदोबस्त कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो मोटिवेट जरूर होइएगा आप लोग। क्या करा कि नावादास किस कवि के समकालीन थे? याद रखेगा, तुलसीदास के। किनके बाबू? तुलसीदास के बाबू समकालीन थे नावादास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न क्या करा है, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। बाबू ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। बताइए भक्तमाल जो है वह निम्न में से किस कवि की रचना है। तो ये सभी बच्चों को पता होगा बाबू, भक्तमाल किनकी रचना है, नाभादास का। किनकी बाबू, नाभादास जी का है। ये प्रश्न को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए क्या करा है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। बताइए रघुवीर सहाय के जो पिता थे वह क्या थे, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से, ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे ना वह शिक्षक थे। क्या थे बाबू, शिक्षक थे। आंसर मार दीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी। को बोर्ड परीक्षा में कृति और रचना से भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्या करें यहाँ पे कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। क्या करा कि सदियों का संताप जो शीर्षक कृति है वह किनकी है। बताइए आप लोग, कह रहे हैं ना कि आप लोग को कृति और रचनाएं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो याद रखेगा। तो सदियों का संताप जो बाबू कृति जो है ना वह किनकी है, याद रखेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किनकी बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करा है कि पलटन का विदूषक कौन था। बताइए पलटन का जो विदूषक था वह कौन था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बताइए ये आप लोग को पता होगा। तो बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर। पलटन का विदूषक कौन था, वह वजीरा सिंह था। कौन बाबू, वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है बाबू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को हाई और लोअर लेवल सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। बताइएगा क्या करा है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। क्या करा है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है बाबू। वो आप लोग को जो प्रश्न नहीं याद होगा वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद करते चलिएगा। तो अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम जो है वह क्या है, तो वह है मोहन राकेश। क्या नाम है, मोहन राकेश है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक स्पेशल मैं हिंदी का वीडियो बनाया, जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आप लोग का सारे चैप्टर का जो लेखक है उनके डेट और मृत्यु और रचनाएं सारे करवाया गया है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो में ना डेट वाले प्रश्न उतना नजर नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो याद रखेगा, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न एक आया है, क्या करा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। बताइए डेट वाले प्रश्न में सारे बच्चे फंसते हैं, इसीलिए स्पेशल आप लोग के लिए करवाया हूँ बाबू। जाके देख लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो बताइए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, याद रखेगा, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह हुआ था 1907 में। कब हुआ था, 1907 में हुआ था भगत सिंह का जन्म। और फांसी कब हुआ था, तो 1931 में। ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्या करा है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। बताइए तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है वह किससे है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिए बाबू। तो बताइए जल्दी से, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, याद रखेगा, वह नील से बाबू। किससे, नील की खेती होती थी उससे संबंधित था बाबू तिनकठिया प्रथा का संबंध। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए बाबू काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखेगा, ठीक है। सारे प्रश्न को याद रखेगा क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या करा कि किस कवि का मूल्य नाम राम बोला था। क्या करा है कि किस कवि का बाबू जो नाम था वह राम बोला था। यहाँ पे कौन ऑप्शन में वह कवि है जिनका नाम जो था वह राम बोला था। तो याद रखेगा क्योंकि ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किनका बाबू, तो वह तुलसीदास जी का। किनका, तुलसीदास का जो नाम था ना वह राम बोला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि जायसी किस भाषा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस भाषा के कवि थे, ये प्रश्न करा है। तो बताइए जल्दी से, मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के कवि थे, याद रखेगा, अवधी भाषा के। किस भाषा के, अवधी भाषा के थे कवि। याद रखेगा ये प्रश्न को, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार, तो याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि छप्पय क्या है। क्या करा प्रश्न कि छप्पय जो है वह क्या है। यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग बताइए जल्दी से, बताइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो छप्पय जो है बाबू वह क्या है, तो वह छंद है। क्या है, छंद है, याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इस वीडियो को ना 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। इस जब आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को इसको देखेगा तो आप लोग को प्रश्न सारे अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। क्या करा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? जो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था बाबू, वह कहाँ हुआ था, ये प्रश्न करा है। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो बताइए जल्दी से, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? याद रखेगा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कहाँ? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में बाबू विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। तो याद रखेगा ये प्रश्न को। यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या करा कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? क्या करा कि लहना सिंह जो है वह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ये प्रश्न करा है और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ से लड़ाई हुआ था बाबू, किस देश से युद्ध हो रहा था? तो याद रखेगा, इंग्लैंड से। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड से कर रहा था। यह प्रश्न को याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। को देखिए, यहाँ पे शिक्षा चैप्टर से पूछा गया, क्या करा है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? बताइए, शिक्षा जो है वह हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? बताइए, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, संभाषण है कि आत्मकथा है, डायरी लेखन है कि ऐतिहासिक संस्मरण है? तो याद रखेगा, शिक्षा जो है ना बाबू वह संभाषण है। क्या है? संभाषण है। ये प्रश्न को याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करा है, देखिए क्या करा है प्रश्न की, ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ये भी वही प्रश्न करा है। कह रहा कि ओ सादा नीरा जो चैप्टर है ना वह बाबू किस विधा की रचना है? ये प्रश्न करा है। तो बताइए जल्दी से। तो आप लोग याद रखेगा, ओ सादा नीरा जो है ना वह हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आते हैं? तो वह निबंध। किसके बाबू? निबंध। ओ सादा नीरा जो है वह हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो निबंध के। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पे ध्यान दीजिए बाबू, जल्दी से आप लोग बताइए सारे प्रश्न को। क्या करा कि हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना जो है वह किस कविता का पात्र है? ये प्रश्न करा है। ठीक है, बताइए जल्दी से, किस कविता में बाबू हरचरना का उल्लेख किया गया है, या किस कविता में हरचरना का बाबू नाम लिया गया है? किस कविता में हरचरना है? बताइए। सारे तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग याद रखेगा। ठीक है, तो हरचरना जो है वह किस कविता का पात्र है? याद रखेगा, अधिनायक। किस कविता का? अधिनायक का है बाबू। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या करा कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबू जो 1974 है, 1974 में हुआ था छात्र आंदोलन, जो बिहार में हुआ था जयप्रकाश नारायण जी किए थे। याद रखिएगा, 1974 में हुआ था बिहार में छात्र आंदोलन, वह पटना में हुआ था और जयप्रकाश नारायण जी किए थे। तो वही कह रहा है कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो याद रखेगा, जो बाबू 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह थे बाबू कौन? अब्दुल गफूर थे। कौन? अब्दुल गफूर थे। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? भगत सिंह जो है बाबू वह किस उम्र में, कितने साल की उम्र में बाबू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो याद रखेगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो भगत सिंह जो है ना बाबू वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो वह बाबू 12 वर्ष की उम्र में। कितने? 12 वर्ष की उम्र में बाबू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या करा कि उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जो जादू है वह कब टूट जाता है? बताइए जल्दी से। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को इस वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारे प्रश्न याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, सारे प्रश्न को करते चलिए। आज हम आप लोग का स्कोर जानना चाहते हैं, 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं, जिसमें आप लोग का बाबू 60 प्रश्न है बुक का और 40 प्रश्न है हिंदी व्याकरण का। तो आप लोग चलिए सारे प्रश्न को कीजिए और अपना स्कोर बताइए और बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दीजिए। ऑब्जेक्टिव एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उषा का जादू कब टूट जाता है? तो वह सूर्योदय होने पर। कब बाबू? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करा है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण जो है बाबू वह कौन सी कविता लिखे हैं? कौन से कविता के लेखक है भूषण? ये प्रश्न करा है। तो याद रखेगा, लेखक और चैप्टर को याद रखेगा। ठीक है, तो बाबू भूषण जी हैं वह कौन सी कविता लिखे हैं? तो वह लिखे हैं कवित। कवित जो लिखे हैं वह भूषण जी लिखे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को देखिए और बाबू आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। ठीक है, आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जो है एक लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया हूँ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करा है? हरचरना कौन है?
प्रश्न भाव ये इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। कह रहा है कि हरचरना कौन है, हरचरना कौन था, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा बाबू, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, हिंदी में प्लस पॉइंट नंबर लाएगा आप लोग को बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। आप लोग एकदम 10th से अच्छे मार्क्स लाइए 12th में। तो याद रखिएगा हरचरना कौन है, हरचरना जो है ना वह घर का नौकर है। कौन है हरचरना, घर का नौकर है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या कर रहा है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, हार जीत जो कविता है उसमें बाबू जो उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वह कौन मना रहे हैं, ये प्रश्न करा है, बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन को आप लोग पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा बोर्ड पर, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को वहां पे समय मिलेगा, अच्छा खासा समय मिलेगा। तो अच्छे से आप लोग सारे प्रश्न को पढ़कर कीजिएगा, ओमर सीट को भी अच्छे तरीके से रंगेगा। तो हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, तो वह है बाबू शासक दल। कौन, शासक दल जो है वह बाबू हार जीत कविता में खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कर रहा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, क्या कर रहा है कि दूध से बाबू डूबे अंगूठे का जो छापे हैं वह किनके हैं, यह प्रश्न कर रहा है। तो बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा दूध डूबे अंगूठे के जो छापे हैं ना वह किनके थे, तो वह बूढ़े ग्वाल दादा के थे। किनके बाबू, बूढ़े ग्वाल दादा के थे बाबू, दूध डूबे अंगूठे के छापे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेट वाले प्रश्न पूछा गया है बाबू, यहाँ पे क्या करा डेट वाले प्रश्न कि अगेय की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, अगेय जी की जो पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वह कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रश्न करा है, बताइए जल्दी से। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, तो याद रखेगा। अब आप लोग को जैसे बोला हूँ डेट वाले प्रश्न मैं सारा करवाया हूँ, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए। क्या करा, अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो वह हुई थी बाबू कब, 1924 में। कब हुई थी, 1924 में बाबू अगेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा यहाँ पे, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। करा कि बाबू महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, महेश्वर जो है वह उनकी जो पत्नी का नाम है वह क्या है, आप लोग पढ़े होंगे। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो वह है बाबू मालती। क्या नाम है, मालती नाम है, ये भी याद रखिएगा। क्या नाम था, मालती नाम था महेश्वर की पत्नी का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और याद रखिएगा, महेश्वर और मालती के बेटे का क्या नाम था, ये भी प्रश्न पूछता है बोर्ड परीक्षा में। महेश्वर और मालती के बेटे का जो नाम था वह क्या था, तो वह नाम था टीटी। क्या नाम था बाबू, टीटी नाम था, याद रखेगा ये भी प्रश्न को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि तिरिच कहानी के कहानीकारक हैं, बताइए। तिरिच जो कहानी है उस उनका जो कहानीकारक है बाबू, जो लेखक है वह कौन है, तो याद रखिएगा तिरिच कहानी के जो कहानीकार है वह कौन है, तो वह है बाबू उदय प्रकाश है। कौन है, उदय प्रकाश है बाबू तिरिच कहानी के कहानीकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। क्या करा है यहाँ पे, पूछ रहा है प्रश्न कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, जो सेब बेचने वाली लड़की थी उनका जो उम्र था, उसकी जो उम्र थी वह क्या थी, यह प्रश्न करा है। तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, याद रखिएगा, रट जाइए सारे प्रश्न को कि बाबू इन साल के 2026 के एग्जाम में दम तहलका मचा दीजिए, ठीक है। तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, तो वह थी 7 से 8 साल। कितनी बाबू, 7 से 8 वर्ष की उम्र थी बाबू सेब बेचने वाली लड़की का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बाबू, और ये जो प्रश्न है ना ये आप लोग का है तिरिच कहानी से। क्या करा कि लेखक को किसने 3-300 के 3 नोट दिए, बताइए। क्या करा कि लेखक को बाबू कौन दिए थे 3-300 के 3 नोट दिए थे, बताइए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। कहानी को पढ़कर अच्छे तरीके से आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, ठीक है। तो बताइए आज आप लोग को पता चल जाएगा बाबू, सारे विषय का निचोड़ ऑब्जेक्टिव करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, लेखक को कौन बाबू 3-300 के 3 नोट दिए, याद रखेगा कौन दिए थे, डॉक्टर पंथ ने। कौन, डॉक्टर पंथ ने बाबू वह दिए थे 3-300 के 3 नोट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उनको देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बीजाक के रचयिता कौन है, क्या करा प्रश्न कि बीजाक के रचयिता कौन है। और ये बाबू कॉमर्स में, आर्ट्स में और साइंस में ये सारे हिंदी वाले एग्जाम में बाबू पूछे गए हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। तो क्या करा है, बीजाक के रचयिता कौन है, तो याद रखेगा कौन है बाबू, कबीर दास जी हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेगा कबीर दास जी हैं बीजाक के रचयिता। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या करा है प्रश्न, करा है बाबू सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जो सूरदास जी हैं वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? यहाँ पे प्रश्न करा है, तो बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर बाबू। देखिए सारे प्रश्न इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, तो याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, 1 से 2 और वीडियो को आराम से देखिए एकदम। क्या करा कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो वह है बाबू ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न दिया है। क्या करा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? बताइए बाबू, अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसमें किस गुण का इसमें उल्लेख किया गया है बाबू, किस गुण का, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए आप लोग पढ़े होंगे तो बताइए जल्दी से, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है उसमें किस गुण का समन्वय किया गया है? तो याद रखेगा नारी और पुरुष दोनों के। किनको बाबू? नारी और पुरुष दोनों के बाबू अर्धनारीश्वर में बाबू उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट भी किया जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्या करा कि इनमें से प्रेम के पीर कवि हैं? बताइए, प्रेम के पीर कवि जो कहा जाता है ना बाबू, वह किनको कहा जाता है? कौन है यहाँ पे प्रेम के पीर कवि? ये प्रश्न करा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर सीटिंग में पूछा गया है, तो याद रखेगा। प्रेम के पीर कवि कौन है बाबू? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी बाबू, उनको प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। ये प्रश्न को एकदम रट जाइए और याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, क्या करे यहाँ पे प्रश्न कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जो है बाबू वह किस काल के कवि हैं? ये प्रश्न कर रहा है, बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा ज्ञानेंद्र पति जो है ना बाबू वह किस काल के हैं? आधुनिक काल के बाबू, आधुनिक काल के अभी नए कवि हैं ये। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्या कह रहा है कि बातचीत से जो मन है वह किस प्रकार हो जाता है बाबू? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो याद रखिएगा हल्का और स्वच्छ। कैसा बाबू? हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत से मन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 प्रश्न बाबू पूरा कर चुके हैं अपने बुक का, पूरे बुक का निचोड़ 60 प्रश्न कर लिए हैं। तो अब हम लोग करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण का 40 प्रश्न करने वाले हैं अब। तो चलिए आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। वो आप लोग को टाइम मिले ना बाबू तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है और उसी प्रकार से है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा आराम से 1 घंटा से 45 मिनट समय निकाल के इसको एकदम पूरे अच्छे तरीके से करने का, ठीक है, कि आप लोग जो है 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही करते हैं, यहीं से फिर पता चल जाएगा कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसी लेवल का उसी तरह से आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा है? कह रहा है कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या है? अधिकतम शब्द का विलोम क्या है बाबू? 61 नंबर प्रश्न है बाबू और ग्रामर का पहला नंबर प्रश्न है। तो याद रखिएगा अधिकतम शब्द का जो विलोम है वह क्या है? तो विलोम शब्द से ही प्रश्न 3 से 4 आएगा, तो आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा। तो अधिकतम शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? अधिकतम मतलब ज्यादा और न्यूनतम मतलब कम होता है। तो याद रखिएगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 61 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए, क्या करा यहाँ पे कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या करा प्रश्न कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यह प्रश्न करा है। मुहावरा भी आप लोग को 4 से 5 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो बोर्ड परीक्षा में डबल प्रश्न है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग को बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। सारे प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए बाबू 100 में 80 करने का। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? याद रखेगा क्या है बाबू? प्रिय होना। क्या होता है? प्रिय होना है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू उच्चारण स्थान से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उच्चारण स्थान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं बाबू कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। क्या करा है कि फा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तो फा का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? फा किस चीज से बोली जाती है? ये प्रश्न करा है यहाँ पे। तो बताइए जल्दी से, जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर। आप लोग को ग्रामर के बाबू एक दो वीडियो और दे दूंगा जिसमें आप लोग को सारे हिंदी व्याकरण क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा का उच्चारण स्थान जो है वह है ओठ। क्या है बाबू? ओठ है। ओठ से बोला जाता है फा। आप लोग बोल के ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
पे बाबू देखिए समास से पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं समास से भी कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, क्या करा है कि बिना पानी शब्द में कौन समास है, बताइए तो। बिना पानी शब्द में कौन समास है बाबू? तो एक बात याद रखेगा बाबू, बिना पानी ये जो है ये सरस्वती माता का अर्थ बताता है। ठीक है, किनका? सरस्वती माता का अर्थ बताता है बिना पानी। और याद रखेगा जो अर्थ बतलाता होता है, जो अर्थ बतलाता है वह होता है बाबू बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, ये गणेश जी का अर्थ बताता है। ठीक है, तो याद रखेगा। दसमुख, दसमुख किनका था? तो रावण का था। ये भी याद रखेगा, मतलब जो अर्थ बतलाता है वह होता है बहुब्रीहि समास बाबू। ध्यान में रखेगा, याद रखेगा। तो यहाँ पे बिना पानी बोल रहा है, यह किनका अर्थ बतलाता है? सरस्वती माता का। तो यह कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। वो आप लोग को बाबू हिंदी में एक प्रश्न दिया हूं आप लोग को करने के लिए, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे 65 नंबर भी प्रश्न आप लोग के लिए है। क्या करें कि संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के जो भेद हैं वह कितने भेद हैं, तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का कॉमेंट आता है, कितने बच्चे को पता है बाबू। आप लोग के लिए 2 प्रश्न दिया हूँ, एक प्रश्न ग्रामर का और एक प्रश्न बुक का बाबू हिंदी का। तो याद रखेगा आप लोग ये दोनों प्रश्न का बाबू आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग का तैयारी किस प्रकार चल रही है। ठीक है, और कौन से प्रश्न करवाने पड़ेंगे, आप लोग को कौन से प्रश्न में दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को डेट वाले भी स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूं बाबू हिंदी का, डेट वाले प्रश्न, जन्म, मृत्यु और उनके रचनाएं का, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संधि के कितने प्रकार होते हैं पूछ रहा है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कितने प्रकार होते हैं संधि के। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, क्या करा कि यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द जो है वह यहाँ पे क्या है? सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिए बाबू। स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है कि पुल्लिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? आप लोग को लिंग से भी प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा, याद रखेगा। और यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द जो है बाबू वह स्त्रीलिंग है। क्या है? यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुहावरा को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या करा प्रश्न कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बताइए आप लोग। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? याद रखेगा, बड़ा कार्य करना। क्या है बाबू? बड़ा कार्य करना, बहुत बड़ा काम करना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, याद रखेगा। और सारे प्रश्न को करते चलिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कि यहाँ पे बाबू पूछा गया है क्या? यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, ये प्रश्न कर रहा है। जल्दी से बताइए, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? याद रखेगा, प्रथम शब्द का जो विशेषण होता है ना वह प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक होता है। और ये बाबू कॉमर्स वाले जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है 2024 में। ठीक है, तो प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्राथमिक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया बाबू, और आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय जरूर जान लीजिएगा। ठीक है, क्या करा है? सुवास शब्द में उपसर्ग कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिएगा बाबू, इसमें बताना है आप लोग को कि सुवास जो लिखा गया है यहाँ पे, इसमें उपसर्ग कौन है यहाँ पे? तो आप लोग को पता होगा बाबू, उपसर्ग किसको कहा जाता है? जो किसी शब्द के आरंभ में मतलब आगे लगकर उसका अर्थ बतला देता है। ठीक है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद रखेगा, जो वर्ड आगे लगता है ना वही उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाले को यहाँ पे उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पे सुवास का रहा है, तो सुवास में यहाँ पे कौन उपसर्ग है बाबू? ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे जो उपसर्ग होगा ना वो आगे वाला वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। और यहाँ पे वास जो है ये इसका अर्थ बतला रहा है, तो सुवास शब्द में उपसर्ग कौन होगा? तो होगा बाबू सु, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पे थोड़ा सा बड़ा होगा बाबू, क्योंकि बाबू समझाते चलना मेरा काम है, क्योंकि समझाते चलूंगा आप लोग को, तो आप लोग सारे पकड़ बनाइएगा, तो आप लोग को अगले वीडियो देखने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को इसी वीडियो में सारे कंप्लीट करवा दूंगा। तब यहाँ पे क्या करें कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? लिंग शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है, ये पूछ रहा है बाबू। तो इसको याद रखेगा, लिंग शब्द जो है ना वह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करना नहीं भूलेगा बाबू। ठीक है, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतना। ठीक है, कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें, तो लाइक कीजिए। और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। इसी प्रकार से आप लोग को सारे विषय का ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगा। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ बताइए कि आप लोग को कौन सा विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए, और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए। ठीक है, क्या करा? नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
याद रखेगा, नाच नचाना मुहावरे का जो अर्थ है ना वह तंग करना है। क्या है? तंग करना। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बाबू, अशुद्ध और अशुद्ध शब्द से भी प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? क्या करा है कि यहाँ पे कौन सा शब्द जो ऑप्शन में दिया गया है वह अशुद्ध है बाबू, सही नहीं लिखा गया है, गलत लिखा गया है, ये प्रश्न कर रहा है। तो याद रखेगा, अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बीना लिखा गया है बाबू, ये अशुद्ध है, ये गलत लिखा गया है। बीना में होता है क्या? ट्वर्गी ना होता है। याद रखेगा, बीना कैसे लिखा था? बीना में होता है ट्वर्गी ना, याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे अशुद्ध शब्द पूछ रहा था, तो अशुद्ध यहाँ पे कौन सा लिखा गया है? तो वह है बीना। सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लीजिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न पे, क्या करा कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? क्या करा है प्रश्न कि मंडली जो शब्द लिखा गया है यहाँ पे कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, गुणवाचक, समूहवाचक की द्रव्यवाचक? ऑप्शन देगा है, बताइए आप लोग। संज्ञा पढ़े होंगे आप लोग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। तो मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? याद रखेगा, मंडली में भीड़ भाड़ होता है। याद रखेगा, मंडली जो रहता है ना बाबू, भीड़ भाड़ होता है। आप लोग देख सकते हैं बाजार उजार जहाँ मंडली लगता है वहाँ भीड़ भाड़ होता है, तो वह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो वह समूहवाचक हो जाएगा बाबू। भीड़ मतलब समूह, ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। देखा बाबू, यहाँ पे उपसर्ग ही कह रहा है। क्या कह रहा है कि अब उपसर्ग में बना हुआ शब्द कौन है? अब उपसर्ग से बाबू जो बना हुआ शब्द है यहाँ पे ऑप्शन में वह कौन है? देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर लेवल का प्रश्न करवाऊंगा बाबू, हर तरह का प्रश्न करवाऊंगा आप लोग को। तो सिर्फ आप लोग खाली बने रहिए आप लोग, ठीक है, इस चैनल से बने रहिए और लास्ट तक आप लोग रहिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक आप लोग रहिए। ठीक है, क्या करें कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? यहाँ पे अब से कौन सा शब्द बना है? तो याद रखेगा, अब अवज्ञा। क्या है बाबू? अवज्ञा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में वह बना हुआ है। अब से कौन सा बना हुआ? अवज्ञा बना हुआ है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिंग से पूछा गया प्रश्न, क्या करा कि सभा शब्द क्या है? पूछ रहा बाबू कि सभा शब्द जो यहाँ पे है वह क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? बताइए। तो यहाँ पे बताइए जल्दी से आप लोग। तो सभा शब्द जो है ना बाबू वह स्त्रीलिंग है। याद रखेगा, क्या है? स्त्रीलिंग है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे, क्या करा कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? बताइए आप लोग। स्वदेश शब्द का जो विलोम है वह क्या है? तो स्वदेश मतलब होता है बाबू स्वयं का देश, अपना देश। ठीक है, तो उसका जो विलोम है, उसका जो उल्टा है वह क्या है? ये प्रश्न करा है। तो स्वदेश शब्द का जो विलोम है वह क्या है? तो विदेश है। स्वदेश मतलब अपना देश, उसके बाद दूसरा देश मतलब विदेश। तो याद रखेगा, स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? वह है बाबू विदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को देखिए, क्या करें कि अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? अड़ा का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? यहाँ पे जे पूछ रहा है बाबू। तो याद रखे, का से अड़ा तक जो बोले जाते हैं ना वह कंठ से बोले जाते हैं। किससे? कंठ से। याद रखेगा, तो अड़ा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू, तो अगला प्रश्न को देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा और इसको जान लीजिए आप लोग। क्या करा कि जी जान शब्द कौन समास है? क्या करा है कि जी जान जो शब्द यहाँ पे दिया गया है वह कौन सा समास है? और याद रखेगा, समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं बाबू समास के। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जी जान जो है वह कौन सा समास है? तो याद रखेगा, इसको पहचानने का, जब भी बाबू उल्टा पूछे, जैसे जी और जान है, घर द्वार है, माता पिता है, मतलब उल्टा रहे, तो वह कौन सा समास हो जाएगा? तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा बाबू। याद रखेगा, या बीच में डैश का चिन्ह रहा है, उल्टा रहे, बीच में डैश का चिन्ह रहा है, याद रखेगा, पहचानने के लिए बता रहा हूं आप लोग को। तो वह कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। याद रखेगा, दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को देखिए, क्या करा कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? भारत वर्ष जो यहाँ पे दिया गया है कौन सा संज्ञा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है बाबू, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखेगा, भारत वर्ष जो है वह शब्द जो है वह कौन संज्ञा है? याद रखेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारतवर्ष। आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला प्रश्न पे, क्या करा कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के बाबू मूल्य शब्द को जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? यह प्रश्न करा है। तो याद रखेगा, किसी भाषा के मूल शब्द को जो कहा जाता है ना वह तत्सम कहा जाता है। क्या? तत्सम कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए बाबू, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, सारे प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा और कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और देखिए कि आप लोग कितने सही कर पाते हैं, खुद से देखिए। क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि कमल नयन शब्द कौन समास है?
कमल नयन जो है बाबू वह कौन सा समास है? आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूंगा बाबू, इतना सारा ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना आए, आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ से नजर आए। ठीक है, तो कमल नयन जो है वह शब्द या कौन समास है? याद रखेगा कर्मधारय समास। कौन सा समास है बाबू? कर्मधारय समास है कमल नयन। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न को क्या करें कि देवता शब्द क्या है? यहाँ पे जो देवता दिया गया है वह देवता शब्द जो है वह क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? बताइए बाबू, लिंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफी सारे, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूँ। तो आप लोग सभी को पता होगा बाबू देवता क्या है, तो देवता शब्द जो है ना वह क्या है? तो वह पुल्लिंग शब्द है। कैसा? पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि देवता होता है पुल्लिंग और देवी होती है क्या? स्त्रीलिंग। आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या करा है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्या करा है प्रश्न कि नयन शब्द का जो संधि विच्छेद है वह क्या है यहाँ पे? तो याद रखिएगा बाबू, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ने प्लस अन होता है। क्या होता है? ने प्लस अन। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को सारे विषय का मैं दे दूंगा ऑब्जेक्टिव कि कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। क्या करा कि दया शब्द कौन संज्ञा है बाबू? क्या करा कि दया शब्द जो है वह कौन संज्ञा है? ये प्रश्न करा है। तो याद रखिएगा बाबू, दया शब्द जो है ना वह भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि दया जो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो गुण धर्म का बोध करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करा है प्रश्न बाबू? कह रहा है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बाबू। ठीक है, ये कब? 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा हार कर भाग जाना। क्या है बाबू? हार का भाग जाना है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पे क्या करा कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे बाबू, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, मेरे से पहले ही आप लोग करते चलिए और लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत समय हो गया है और आप लोग ना बाबू टाइम निकाल के ना इसको थोड़ा थोड़ा भी करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा पूरा प्रश्न को। ठीक है, अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार और याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ट्राई करके देखिएगा कि आप लोग जो है 100 प्रश्न में 50 प्लस कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप लोग को 50 ही सही करना रहता है ऑब्जेक्टिव। क्या करा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप लोग सभी को पता होगा कमल का जो पर्यायवाची होता है ना वह सरोज होता है। क्या होता है बाबू? सरोज होता है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या करा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? बाबू यहाँ पे संज्ञा के भेद पूछ रहा है। बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू, ये सारे बच्चों को पता होगा कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं? तो वह होते हैं बाबू 5 भेद। कितने? 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न देखिए काल से पूछा गया बाबू। क्या करा यहाँ पे कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? कह रहा है कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। और इस प्रकार से आप लोग को 3 प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, काल से आप लोग को प्रश्न बताइए। यहाँ पे काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। तो याद रखेगा ता है ती है जब भी रहे तो वह वर्तमान काल होता है। अब भूतकाल कब होता है? जब लास्ट में था है थी है रहे तो वह भूतकाल होता है। और जब लास्ट में गा गे गी रहे तो वह भविष्यत काल होता है। ये 3 बातें आप लोग याद रखेगा। बोर्ड परीक्षा में आप लोग को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सोहन पढ़ता है, लास्ट में क्या है? ता है। तो कौन सा काल हो जाएगा बाबू? तो वह वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे उच्चारण स्थान से पूछा गया है। क्या करा कि चा का उच्चारण स्थान क्या है? क्या करा प्रश्न कि चा का उच्चारण स्थान जो है वह चा जो बोला जाता है वह किस चीज से बोला जाता है? तो याद रखेगा चा का उच्चारण स्थान क्या है? जितना भी बाबू चा से लेके यहाँ तक जो बोला जाता है वह क्या चीज से बोला जाता है? तो वह तालु से बोला जाता है। किससे? तालु से बोला जाता है। याद रखेगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए क्या करा है? तांबा शब्द कौन संज्ञा है? क्या करा बाबू कि तांबा शब्द जो यहाँ पे दिया गया है वह कौन सा संज्ञा है? बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे बाबू, जिसे मापा या तौला जाए वह कौन सा संज्ञा होता है? तो वह होता है बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तांबा बाबू मापा या तौला जाता है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को। ठीक है, आप लोग को डिटेल में करवा रहा हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। क्या करा कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? सफल बाबू, सफलता का जो उल्टा शब्द होता है वह क्या होता है, यह प्रश्न करा है। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझकर ऑप्शन को पढ़कर बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा बाबू। ठीक है, एकदम 50 में 50 आप लोग को सही करना है वहां। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सारे बातें पे। क्या करा कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सफल बाबू मतलब सफलता का उल्टा क्या होता है? तो विफल होता है। क्या होता है? विफल होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करा है? अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि देशभक्ति शब्द कौन समास है? देशभक्ति जो है वह कौन सा समास है, यह प्रश्न पूछ रहा है बाबू। समास यहाँ पे पूछ रहा है तो याद रखिएगा जो देशभक्ति है वह कौन सा समास है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास। कौन सा बाबू? तत्पुरुष समास, जिसके बीच में विभक्ति लगता है। जैसे देश का भक्ति करना, ठीक है, देश का भक्त देशभक्त होता ना बाबू, तो वही देशभक्ति कौन सा समास है? तो वह तत्पुरुष समास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू क्या करा कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? याद रखिएगा ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है। ठीक है, वो आप लोग को बाबू क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा पूरा, और आप लोग का जब मॉडल पेपर भी जारी होगा बोर्ड एग्जाम द्वारा, बोर्ड द्वारा, तो उसको भी आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, मॉडल पेपर को भी आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्या करा कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिएगा जगत प्लस अम्बा। क्या होता है बाबू? जगत प्लस अम्बा जगदम्बा होता है। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, ये है बाबू संधि विच्छेद। ध्यान दीजिए क्या करा कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? अवगुण में जो यहाँ पे उपसर्ग है वह क्या है? तो आप लोग को बताए थे प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा बताए थे? आगे वाला शब्द जो होता है उपसर्ग होता है, और पीछे वाला अर्थ बतलाता हो। तो यहाँ पे गुण अर्थ बता रहा है बाबू, और यहाँ पे अब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे भी उपसर्ग पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? यहाँ पे भर पेट लिखा गया है, इसमें उपसर्ग क्या है? तो आप लोग बताइए जल्दी से कीजिए। आप लोग को बाबू इसी प्रकार से सारे प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू कि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, याद हो जाए किस प्रकार से बनाया जाता है, सारा प्रश्निक हो जाए। तो याद रखिएगा भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आप लोग को पता होगा बाबू भर क्या है? भर, यानी पेट जो है वह अर्थ बतला रहा है, तो भर इसमें हो जाएगा उपसर्ग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करा कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध हैं? क्या करा कि देश पर मर मिटने वाले लोग जो हैं वह कौन पदबंध है? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न, इसलिए आप लोग को करवा रहा हूं, तो आप लोग याद रखिएगा, रट जाइए। ठीक है, क्या करा कि देश पर मर मिटने वाले लोग जो हैं वह कौन पदबंध है? तो वह संज्ञा पदबंध। कौन बाबू? संज्ञा पदबंध है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वत शब्द में जो विशेषण है वह क्या है, यह प्रश्न कर रहा है। तो याद रखिएगा पर्वत में विशेषण क्या हो जाएगा? तो पर्वतीय। क्या हो जाएगा बाबू? पर्वतीय हो जाएगा पर्वत का विशेषण। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय बताइए। यहाँ पे क्या करा कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बताएं तो उपसर्ग होता है पहले वाला, और लास्ट वाला जो होता है वह प्रत्यय होता है। तो टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है बाबू? तो टिकाऊ में क्या आ रहा है? औ आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? औ, टिकाऊ। ठीक है, तो टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा ना वह क्या होगा? औ होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है, करा बाबू झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए झंझट का जो यहाँ पे पर्यायवाची दिया गया है वह क्या है, ये प्रश्न करा है। याद रखिएगा जल्दी से बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बाबू झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा? तो झंझट मतलब होता है बाबू बवाल। क्या होगा पर्यायवाची यहाँ पे? बवाल होगा बाबू। जब भी झंझट होता है तो बवाल हो जाता है। ठीक है, देखते होंगे कभी लड़ाई उड़ाई होगा अगल बगल में, देखते होंगे बवाल हो जाता है, झंझट होता है तो। ठीक है, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? बवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पे ध्यान दीजिए बाबू, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, ये हम लोग का 100 नंबर प्रश्न है, और इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग जो है वह 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं।
ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को टच कर पाए हैं, कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को भी पता चल जाएगा बाबू कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, आप लोग अब क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा और गलत स्कोर नहीं बताइएगा। आप लोग को जितना ही सही होता है बाबू, क्यों नहीं आप लोग को 40 या 85 सही होता है 100 में, उतना ही आप लोग बताइए, गलत नहीं बताइएगा, क्योंकि बाबू गलत कीजिएगा तो आप लोग को ही दिक्कत होगा। ठीक है, आज आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता दीजिएगा, ज़्यादा जितना आप लोग से बना नहीं है उतना बता दीजिएगा, और बाद में जब बोर्ड परीक्षा में एग्जाम जब होगा वहाँ आप लोग को कम मार्क्स आएगा तो कहिएगा कि हम तो इतना पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन गलत नहीं कीजिएगा बाबू। ठीक है, आप लोग गलत स्कोर नहीं कीजिए, जितना आप लोग को सही होता है उतना ही कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट नंबर प्रश्न क्या करा है कि कारक के कितने भेद हैं, क्या करा है कि कारक के जो भेद हैं वह कितने भेद हैं, तो ये मैं करवाया भी था पिछले वाले वीडियो में। तो बाबू कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। कितने, 8 भेद हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुटे हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।